तांत्रिक समाज में बदलाव का जो सबसे बड़ा साधन होता है वह होती है सत्ता। आज के समय में जब समाजवादी राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति मरी हुई है, जब भारत के लोगों के पेट खाली हैं और उनके दिमाग में एक तरह का भय है, तो ऐसी कुव्यवस्था और कुप्रशासन के खिलाफ समाजवादी दल भारत की राजनीति में क्या विकल्प देंगे, उसके संदर्भ में जानने के लिए हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। हम जानेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक लेख, सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति, विल टू पावर। सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति, विल टू पावर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा 1952 में लिखा गया था। और इससे एक जो बात सिद्ध होती है वह यह होती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया केवल एक राजनीतिक फिलोसोफर नहीं थे, एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि उनके अंदर सत्ता प्राप्ति की इच्छा थी और वो सत्ता के माध्यम से बदलाव लाना चाह रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है अमृतांशु। मैं अम्बेडकर नामा के विशेष कार्यक्रम लोहिया वैचारिकी वाहिनी में आप सबका अभिनंदन करता हूं। लोहिया वैचारिकी वाहिनी के माध्यम से हमारा उद्देश्य है लोहिया के कार्यक्रमों, विचारों एवं नीतियों को लोगों तक पहुंचाना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज के समय में लोगों के पेट में भूख है और दिमाग में दहशत है, और ऐसे वक्त में समाजवादी दलों के पास भारत के सत्ता पर बैठे लोगों के खिलाफ कोई विकल्प नहीं है। वो उन तमाम चुनौतियों के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमें लोहिया का एक जो लेख है, सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति, विल टू पावर पर बात करने की ज़रूरत है। वर्तमान सभ्यता में, वर्तमान दुनिया में विल टू पावर दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जर्मनी के दार्शनिक थे फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने अपनी फिलोसफी का ये सेंट्रल पॉइंट बनाया था विल टू पावर, जिसको जर्मनी के ही तानाशाह हिटलर ने बहुत एक्सप्लॉइट किया। लेकिन जो नीत्शे की बात थी, नीत्शे की बात बहुत फिलोसफिकल बात थी, लेकिन जो लोहिया की बात है वो रियल पॉलिटिक की बात है। और लोहिया ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार हो, लोगों के जीवन स्तर पर बदलाव हो, तो आपको सत्ता में बैठ करके लोगों के जीवन को बदलने का काम करना चाहिए। तो लोहिया जब ये लेख लिख रहे हैं वो साल है 1952। 1952 मतलब जब भारत की आज़ादी का पहला चुनाव हुआ था, और लोहिया का लेख भारत की आज़ादी के चुनाव के 6 महीने बाद लिखा गया था। और इसका कंटेक्स्ट मोटा मोटी ये है कि इस वक्त भारत के 2 बड़े समाजवादी दल, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो रहा था। तो उस विलय के बाद उन्होंने कहा कि ये जो दोनों पार्टी बनेंगी ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक समाजवादी दल बनेंगे। भारत के समाजवादी दल के सदस्यों और वोटों की संख्या ब्रिटेन के लेबर पार्टी से भी 30,000 ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य होगा कि भारत के लोकतंत्र में एक विकल्प, एक प्रभावी विकल्प के तौर पर प्रस्तुत हो। लोगों के भीतर जो गुस्सा है, लोगों के हाथ में जो काम नहीं है, उसके खिलाफ बोले। और इसके साथ ही उन्होंने कई सारे कार्यक्रम सुझाए, कई सारे नीतियां सुझाए, जिसके जरिए ये जो पार्टियां जो साथ आ रही हैं वो भारत की राजनीति पर एक विकल्प के तौर पर आ पाए। तो आज हम ऐसे ही कार्यक्रमों के बारे में, लोहिया सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति के बारे में आगे क्या क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लोहिया का जो ये लेख है मूल तौर पर इंग्लिश में लिखा गया है। तो लोहिया इसमें एक जगह पर लोकतंत्र के समर्थन में बहुत मुख्य तौर पर बहुत ही बेबाकी से अपना समर्थन लोकतंत्र को देते हैं। और वो कहते हैं कि लोकतंत्र में सदैव गतिशीलता रहती है, लोकतंत्र में निचली पात का व्यक्ति सबसे ऊपर बैठने का मादा रखता है, तब तक जब तक कि लोकतंत्र में कोई बहुत ज़्यादा जकड़न ना आ जाए, कोई लोकतंत्र में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुछ व्यक्तियों तक समेट कर ना रखें। तो लोहिया कह रहे हैं लोकतंत्र निचली पात के व्यक्ति को सबसे ऊंचे पहुंचाने का एक बहुत प्रभावी विकल्प है। लेकिन उस प्रभावी विकल्प को आप एक तरीके से रूढ़िवादी तरीकों से, या तो भारत में जो रूढ़िवादिता रही है उसके जरिए, उससे समेट करके आप उसको ठहरा नहीं सकते हैं। लोहिया इस आर्टिकल में आगे ये भी कह रहे हैं कि लोगों के भीतर लोगों की जो आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, लोगों की जो भूख नहीं पूरी हो रही है, उसके जरिए उसके खिलाफ लोगों में पर्याप्त आक्रोश तो है, पर्याप्त भय तो है, लेकिन उस भय को आक्रोश में तब्दील करना राजनीतिक दलों का कार्य है। अगर राजनीतिक दलों का कार्य है कि लोगों के भीतर वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा भरे। लोहिया बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो भारत की वर्तमान सभ्यता है
वो एक पिंजरेदार सभ्यता है, वो एक तरीके से सड़ गई है और अब उस सभ्यता में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं है। हमको एक नई सभ्यता का निर्माण करना चाहिए और लोकतांत्रिक दलों का केवल यह काम नहीं है कि वो चुनावों के इर्द गिर्द घूमते रहें, बल्कि वह नई सभ्यता के निर्माण में, नई संस्कृति के सृजन में भी अपना योगदान दे। लोहिया कह रहे हैं कि समाजवादी दलों को या फिर कोई भी राजनीतिक दलों को राजनीति अपनी ऐसे निर्धारित करना चाहिए कि उनके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उन पर उनको रिएक्ट करना है, उनके खिलाफ बोलना है और उन पर उनका अपना विचार मत स्पष्ट करना है। आज के समाजवादी दलों में ये बड़ा एक खोट है कि वो भारत में जो भी घटित हो रहा है उन घटनाओं पर बहुत बेबाकी से मुद्दा अपनी बात नहीं रख पाते या उनका जो मत है, उनका जो पक्ष है वो नहीं रख पाते। तो लोहिया ने जो कहा है कि घटनाओं पर आप पहले बात तो बोलिए, उसके बाद फिर उनका सॉल्यूशन दीजिए और बाद में उनके तरफ एक सृजनात्मक कार्य करने की कोशिश करिए, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। तो एक ये बड़ा काम है, ये केवल और केवल राजनीति को एक तरीके से एक बहुत जड़ नहीं बनाता, ये राजनीति को गतिशील रखता है, जिससे राजनीतिक प्रोसेस में लोगों की भागीदारी हो और भारत के प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी हो। लोहिया का एक बात पर और मानना है, वो एक और बात कह रहे हैं कि भारत के राजनीतिक दलों को जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उनको यथास्थिति में मान कर नहीं चलना है, उनको उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना है और उनके खिलाफ बगावत करनी है। तो लड़ाई और बगावत की बात अगर भारत के जो आम कार्यकर्ता हैं राजनीतिक दलों के, वो अगर नहीं सोचेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत राजनीतिक दलों का वही काम हो जाएगा जो पहले से रूढ़िवादी दल करते रहे। और जो आज के समय में भारत की राजनीति में एक बहुत हास्यास्पद बात है कि भारत की राजनीति में आज के समय में बहुत बार राजनेता इस बात को कहने से कतराते हैं कि उनको सत्ता प्राप्त करनी है या तो उनके पास सत्ता को प्राप्त करने का कोई पॉजिटिव नोशन नहीं है। तो लोहिया का जो सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति है उसमें सत्ता को पाने का एक पॉजिटिविस्ट नोशन भी है कि आप सत्ता को केवल और केवल भोगने के लिए नहीं पा रहे हैं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव के लिए पा रहे हैं। इसके अलावा लोहिया का जो संपूर्ण वाङ्मय है उसका तीसरा खंड पूरी तरीके से सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति को समर्पित है। तो सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति में वो कई बार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। तो एक बार उन्होंने देश के कई सारे कार्यकर्ताओं को भी चिट्ठियां लिखी और कार्यकर्ताओं को जो चिट्ठियां लिखी उसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो बुनियादी काम है, जो उनका पहला काम है वो है कि लोक संघर्ष, वो बदलाव के लिए लड़े, जुझारू तौर पर लड़े। और जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का बुनियादी काम है वो है संघर्ष करना। संघर्ष के साथ उनको बहुत सारी भारतीय राजनीति में बुराई विद्यमान है, वो बराबर परिवारवाद के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो चिट्ठियां लिखी उसमें परिवारवाद, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ भी बोला है। वो कह रहे हैं कि जो राजनीति में निचली पात का व्यक्ति आए और जो लोगों ने बहुत तरीके से हर एक संस्था पर कब्जा कर रखा है, सरकार पर कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो लोहिया का जो एक मानना है कि सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति राजनीति में जरूरी है। राजनीति में आप ऊपर उठना चाहते हैं तो सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति के साथ उठें। आपका जो सत्ता को लेकर कॉन्सेप्ट है या जो आपका विजन है जिसके जरिए आपको लग रहा है कि आप भारत के लोगों में या जो आपके मतदाता हैं उनके लोगों में सुधार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बोलिए और अपना एक विजन, अपना एक नज़रिया प्रस्तुत करिए जिसके जरिए आप और जो चुनौतियां आ रही हैं, जो मुद्दे आ रहे हैं उन पर अपनी बात बेबाकी से रखिए। अगर आप मुद्दों से कतरा करके भाग रहे हैं तो वो एक तरीके से आपकी बहुत राजनीतिक एक सुसुप्त है, आप राजनीतिक रूप से बहुत बोल नहीं रहे हैं। तो आपको तमाम चुनौतियों पर रिएक्ट करना है, आपको सत्ता प्राप्ति की इच्छा शक्ति रखनी है, आपको अपना नजरिया रखना है और इनके जरिए आप भारत को एक प्रभावी समाजवादी विकल्प देने में सक्षम रहेंगे। शुक्रिया। आज की लोहिया वैचारिक वाहिनी में इतना ही। आगे हम अन्य विषयों पर बात करेंगे। जय भीम।